Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्गी बॉडी. ठीक है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है अबाउट द सेल ऑर्गेनली. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का जो टॉपिक आप कंसर्न रहेगा वो हमारा रहेगा गोल्गी बॉडीज. ठीक है जी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. सो सबसे पहले अगर हम देखें व्हाट इज दिस गोल्गी बॉडी. सो गोल्गी बॉडी इज एक्चुअली अ कम्प्लेक्स ऑफ द वेजिकल्स. एक्चुअली इट इज अ कम्प्लेक्स ऑफ वेजिकल्स. जितने भी वेजिकल्स होते हैं, vesicles and a folded membrane within the cytoplasm of most of the eukaryotics involved in the secretion and the extracellular transportations. ठीक है जी. सो क्या हुआ, हमारा जो गोल्गी बॉडी है इट इज अ कम्प्लेक्स ऑफ वेजिकल एंड अ फोल्डेड मेम्ब्रेन. ये जो है फोल्डेड मेम्ब्रेन विद इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है जी, विद इन साइटोप्लाज्म ऑफ द मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. ठीक है जी. सो अगर हम इसके ऊपर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें लाइक तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं गोल्गी कम्प्लेक्स, जो हमारे गोल्गी कम्प्लेक्स हैं इनको हम आर ऑल्सो कॉल्ड एज लाइपोकॉन्ट्रियन. सो एग्जामिनर कभी गोल्गी बॉडी की जगह वो लाइपोकॉन्ट्रियन पूछ लेता है. और यही जो गोल्गी बॉडी है इसको एक और नाम भी देखते हैं, इसको आइडियोसोम भी बोलते हैं और इसको डेल्टन कम्प्लेक्स भी बोलते हैं और इसको गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं और गोल्गी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं. अब देख लें आपके एग्जामिनर जो है वो कितनी तरीके से वो इस क्वेश्चन को पूछ सकता है. गोल्गी कम्प्लेक्स भी बोलेंगे, लाइपोकॉन्ट्रियन भी बोलेंगे, आइडियोसोम भी बोलेंगे, डेल्टन कम्प्लेक्स भी बोलेंगे और गोल्गी बॉडीज और गोल्गी ऑपरेटर्स भी इसको बोलेंगे. सो थ्रू दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, किसने ऑब्जर्व किया था? एस.टी. जॉर्ज इन 1567 एडी में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है. ठीक है जी. बट अगर उसके बाद देखा जाए इट्स मॉर्फोलॉजिकल डिटेल जो थी, इसकी जो गोल्गी बॉडीज की जो मॉर्फोलॉजिकल डिटेल थी दैट वर गिवन बाय एन इटालियन फिजिशियंस कैमिलो गोल्गी. एक फिजिशियन था, ठीक है, जिनका नाम क्या था? कैमिलो गोल्गी. तो कैमिलो गोल्गी ने इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल डिटेल थी वो दी थी इन 1898. ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि डिफरेंट तरीके से अगर क्वेश्चन को वो फ्रेम करेगा तो ये चीज़ें जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो एग्जामिनर तो क्वेश्चन में फ्रेम करेगा ही करेगा. सो हमें ये भी देखना है कि जो इसकी मॉर्फोलॉजिकल डिटेल है दैट वर गिवन बाय द कैमिलो गोल्गी. ठीक है, जो कैमिलो गोल्गी ने दी थी इन 1898 एडी. और इन्हीं को नोबल, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं कि कैमिलो गोल्गी जो थे इनको जो था इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? सो जो इनको नोबेल प्राइज था दैट इज इन 1906 में मिला था. ठीक है जी. ये क्वेश्चन भी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है क्योंकि अगर उसका सेल पे वो फोकस रहता है अगर गोल्गी बॉडीज या ऑर्गेनलीज पे, वो चीज़ें ये पूछ लेता है क्योंकि डिफरेंट डायमेंशन से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेगा. ठीक है. सो ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिटेल थी ये इसने कहाँ से ली थी? सो इन द नर्व सेल ऑफ अ कैट. एक तो नर्व सेल ऑफ कैट से ली थी एंड सेकंड वन इज योर ब्रेन ओल. ठीक है जी, इनसे ली थी. सो ये ब्रेन ओल क्या है? ये देखिए आपके सामने ये मैं फोटो पिन कर रहा हूं तो इससे आप देख सकते हैं. ये जो था ये वाला तो जो था ब्रेन ऑयल ओल्स इसको बोलते थे. सो ये बाय द मेथड बाय सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड से ये जो गोल्गी था कैमिलो गोल्गी, इन्होंने सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड से इन्होंने क्या किया था? इसको ऑब्जर्व किया था अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है जो. सो अगर देखा जाए व्हाट इज दिस सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड, ये क्या होता है? सो इसको हम क्या कहते हैं? द गोल्गी सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक. ये क्या होती है? एक्चुअली इट इज अ सिंपल हिस्टोरिकल प्रोसीजर. एक सिंपल historical, एक simple sorry this not this historical, this histological. this is a simple histological, एक simple histological procedure रहता है that reveals the three dimensional, that reveal the
थ्री डाइमेंशनल डाइमेंशनल थ्री डाइमेंशनल थ्री डायमेंशनल न्यूरॉन टेक्निक, न्यूरॉन मॉर्फोलॉजी। ठीक है जी, न्यूरॉन न्यूरॉन मॉर्फोलॉजी जो होती है, इससे ये इन्होंने जो था गोल्गी बॉडीज को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। ठीक है, सो व्हाट इज दिस सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड? द गोल्गी सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक इज अ सिंपल हिस्टोलॉजिकल प्रोसीजर दैट रिवील कंप्लीट थ्री डायमेंशनल न्यूरॉन मॉर्फोलॉजी। सो एक्चुअल दिस, ये जो टेक्निक है, क्योंकि इस टेक्निक पे भी वो क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि ये एक पॉइंट रहता है कंसर्न। सो दिस मेथड इज बेस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओपेक इंट्रासेलुलर ओपेक इंट्रा ओपेक इंट्रा ओपेक इंट्रासेलुलर डिपॉजिट्स ऑफ किसकी होते हैं, लाइक सिल्वर क्रोमेट के, सिल्वर क्रोमेट्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं, ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द पोटेशियम, किसके साथ कंबाइन करके, लाइक इन पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस इसमें सिल्वर नाइट्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, दिस सिल्वर नाइट्रेट जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस गोल्गी बॉडीज। लाइपोकॉन्ट्रिया बोला जाता है, आइडियोसोम बोला जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, गोल्गी बॉडीज बोला जाता है, और गोल्गी ऑपरेटर्स भी इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोला जाता है। सो इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल डिटेल थी वो किन्हों ने बताई थी, दैट इज इटालियन फिजिशियन दैट इज कैमिलो गोल्गी। सो ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा, कैट एंड द ब्रेन ओल से बाय सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड से ये चीज़ निकाली गई थी। ठीक है, सो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके मॉर्फोलॉजिकल ऑकरेंस, साइज, शेप, किसी भी पार्ट में से वो क्वेश्चन फ्रेम करने की जो है एग्जामिनर कोशिश करेगा, तो आपने ध्यान से ये चीज़ों को रिकॉल रखना है, अपने माइंड में फिट रखना है। ठीक है, तो अगर अब इसको देखें हम, साइंटिस्ट दैट आर एसोसिएटेड विद द गोल्गी कम्प्लेक्स। तो हिस्टोरिकल में ये भी कभी पूछ लेने, कौन से साइंटिस्ट ने, जब गोल्गी बॉडीज सपोज केम इनटू लाइट, तो इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने काम किया था। सो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, हॉलमग्रेन। सो हॉलग्रेन इन 1900 डिस्क्राइब इट एज अ सिस्टम ऑफ कैनाल। इसने इसको जो गोल्गी बॉडीज था, इसको एक सिस्टम ऑफ कैनाल बोला गया था, और इस सिस्टम ऑफ कैनाल को उसने क्या बोला था, ट्रोफोसोफेगनम ट्रोफोसफेगम ट्रोफोसफेगम बोला गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, एग्जामिनर हॉलग्रेम्स के ऊपर पूछ लेगा, तो हॉलग्रेम ने इनको क्या बोला था, सो दैट इज ट्रोफोसफेगम। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, तो पेरोनोटिको करके एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, सो इन 1910 इन्होंने क्या बोला था, ही डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इन्होंने जो डिवीजन थी गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, एंड कॉल्ड इट एज अ डिक्टोकाइनेसिस। तो इन्होंने इसको क्या बोला था, डिक्टोकाइनेसिस। क्योंकि ये चीज़ें टेक्निकल वर्ड हैं, तो एग्जामिनर का फोकस यही रहेगा कि वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको अपने माइंड में रख के तो क्वेश्चन फ्रेम करे, क्योंकि कॉमन चीज़ें तो सबने पढ़ी रहती हैं, तो ये जो टेक्निकलिटी होती है, इससे एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला था, इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जो डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड कॉल्ड इट एज द डिक्टोकाइनेसिस। फिर एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेकर। सो बेकर इन 1951 इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स था इनको एक नाम दिया था जिसको कहते थे, गिव द टर्म दैट इज लाइपोकॉन्ड्रियन। सो बेकर ने 1951 को गोल्गी बॉडीज को एक टर्म दी थी जिसको बोलते थे लाइपोकॉन्ड्रियन। फिर एक और साइंटिस्ट करके आते हैं जिनका नाम था पेर्नियर। ठीक है जी, सो पेर्नियर ने क्या किया था, इन 1958 में ही गेव द टर्म डिक्टोसोम। इन्होंने एक टर्म दी थी डिक्टोसोम फॉर द गोल्गी बॉडीज इन प्लांट, जो गोल्गी बॉडीज प्लांट्स में रहते हैं। सो इनको एक टर्म दी थी
सोम्स। अब डिक्टोसोम्स और डिक्टो काइनेसिस में आपने कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को अपने माइंड में आपने फिट रखना है। डिक्टोसोम किन्होंने दी थी और डिक्टोकाइनेसिस किसने दी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर और भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं जो इनके साथ एसोसिएट करते थे। फिर एक साइंटिस्ट करके आता था के सॉरी दिस आर कैजल। कैजल आई थिंक ये 1914 में था। सो इन्होंने क्या किया था, स्टडीड गोल्गी बॉडी इन अ वैरायटी ऑफ द सेल टाइप। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है जी। उसके बाद डेल्टन एंड एक और साइंटिस्ट करके आते हैं जिनका नाम था डेल्टन। दो साइंटिस्ट है, डेल्टन एंड फेलिक्स। इन्होंने 19 आई थिंक 54 या 55 में इन्होंने एक टर्म इन्होंने कहा था कि इन्होंने क्या किया था, दे गेव द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कम्प्लेक्स इन द सेल ऑफ द रैट इपीडिडमस। रैट के जो इपीडिडमस होता है, रैट का जो इपीडिडमस होता है, इसमें इन्होंने जो गोल्गी बॉडी थी उसका स्ट्रक्चर क्या किया था, फाइंड आउट किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर कुछ और साइंटिस्ट हैं, लाइक एक है गेटन बाई, एक साइंटिस्ट करके आते हैं गेटन गेटन बाई करके आते हैं साइंटिस्ट। सो दे शोड द रिलेशनशिप बिटवीन द दिस गोल्गी कम्प्लेक्स एंड द डिक्टोसोम्स ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। जो इनवर्टिब्रेट्स थे उन पे इन्होंने ये जो दिया था, कुछ ओवरव्यू दिया था। तो आई थिंक ये जो मैंने ये जो जितने भी साइंटिस्ट हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें जो है, टेक्निकल वर्ड जो हैं वो एसोसिएट करते हैं। तो एग्जामिनर ये इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो बाकी को मेरे ख्याल में इतना नहीं कि लाइक वो इन पे फेलिक्स और इन पे पूछने की कोशिश करेगा। तो इन चीज़ों को आपने ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है जी। सो हम एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, तो उस पर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हम डिस्कस करें इसके ओकरेंस के बारे में, गोल्गी बॉडी के ओकरेंस के बारे में। सो अगर ओकरेंस के बारे में हम देखें तो सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट को देखें तो सबसे पहले क्या होता है, गोल्गी बॉडीज जो होती हैं, जितनी भी गोल्गी बॉडीज होती हैं, ये जो होती हैं ये क्या होती हैं, दैट इज एब्सेंट। ये जो होती हैं क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। कहाँ से कहाँ पे, प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं, प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं या प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें सबसे पहले ये अगर देखें गोल्गी बॉडीज जो हैं एब्सेंट रहती हैं। फिर उसके बाद अगर देखें, ऑल्दो इट इज़ प्रेजेंट इन, ये जो होती हैं प्रेजेंट कहाँ पे आती हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक्स। जितने भी यूकैरियोटिक्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है जी। प्रोकैरियोट दैट इज द प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जो उनमें ये जो है एब्सेंट रहती है। लेकिन यूकैरियोटिक जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, लाइक जिस तरह हम ह्यूमंस हो गए तो हमारे में अंदर जो है ये गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक मैमेलियन आरबीसीज में, मैमेलियन आरबीसीज में ये नहीं होता। उसके बाद कुछ और देख ले, स्पर्मेटोजोआ अगर देखें, स्पर्मेटोजोआ ऑफ दिस ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, इनमें नहीं होते। उसके बाद ट्रिडोफाइट्स जो हमारे जो फर्न होती हैं, लाइक टेरिस वगैरह, इनमें जो है वो नहीं होती। ट्रिडोफाइट्स जो हमारे होते हैं इनमें भी ये प्रेजेंट नहीं होती गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये चीज़ अपने अपने माइंड में ध्यान रखना है। सो अगर देखा जाए इसमें अगर गोल्गी बॉडीज फॉर्म ऑलमोस्ट लाइक 2% ऑफ फ्रॉम द 2% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम, 2% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम जो है ये बनाता है, ठीक है जी। सो उसके बाद अगर देख लें हम लाइक पोजीशन के बारे में। सो इसकी अगर पोजीशन के बारे में हम अगर देखें, गोल्गी बॉडी की पोजीशन के बारे में, सो अगर पोजीशन के बारे में देखें, द पोजीशन ऑफ द गोल्गी बॉडीज इज ऑलवेज वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल। वेरीज करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में वेरीज करती है। सो बट इट इज़ अ स्पेशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज ये जो होती है स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक होती है फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेल। हर एक टाइप मतलब स्पीशीज, स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, हर एक स्पीशीज में अलग अलग टाइप की ये होती है। फिर उसके बाद अगर हम लाइक इसके
शेप के बारे में अगर बात करें, इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, ठीक है जी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। सो शेप ऑफ गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो वेरिड, अगर उसकी जो पोजीशन है वो भी वेरिड है, तो स्पेस जो शेप है वो भी वेरी करेगी, नॉट ओनली इन अ डिफरेंट सेट बट ऑल्सो इन द सेम टाइप ऑफ द सेल इन द फंक्शनल स्टेज। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल, फंक्शनल स्टेट ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड करेगी। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली, इसको हम प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं, ठीक है जी। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट रहेगा। सो इट मे बी द समटाइम इट मे बी द लेमिनर, ठीक है जी, ये लेमिनर होती है सबसे पहले अगर देखें, उसमें अगर बाद में देखें कभी फेब्रिल फेब्रिलर्स होती है, उसके बाद वेजिक्यूलर होती है, वेजिक्यूलर्स भी इसकी शेप होती है। उसके बाद अगर देख लें स्फेरिकल भी होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल भी होती है। फिर उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, इसको हम ग्रैन्युलर भी कहते हैं, ग्रैन्युलर भी होती है ये कभी कभी ग्रैन्युलर, क्योंकि स्पीशीज स्पेसिफिक है तो ग्रैन्युलर तो होगी। उसके बाद प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, कभी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर का मेन फोकस रहेगा कि वो इन चीज़ों को डिस्कस करेगा, ठीक है जी। हम एक और सॉरी दिस नेक्स्ट इसकी अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सो अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे गोल्गी बॉडीज में, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि एग्जामिनर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है। सो अगर हम इसको देखें दिस गोल्गी बॉडी, सो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें हमारे पास एक फेस आता है जिसको हम बोलते हैं सिस फेस, और एक होता है यहाँ पे एंड वाला स्टेज जिसको हम कहते हैं ट्रांस फेस। दो फेस होते हैं इसके, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस, ये चीज़। और इसी जो पहला स्टेज होता है इसको हम बोलते हैं मैच्योरिंग, जो ये होता है मैच्योरिंग स्टेज होता है, मैच्योरिंग फेस होता है, इसको हम मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, मैच्योर फेस। और जो यही जो सिस फेस होता है इसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मिंग फेस, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। ये चीज़ें भी एग्जामिनर कहीं ना कहीं से वो आपके एग्जामिनेशन में फिट करेगा, जितने भी जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इस पर ध्यान रखें क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता। कभी कभार पूछ लेते हैं लेकिन वहाँ बेसिक सा पूछ लेते हैं, लेकिन अगर नीट्स की बात करें तो वो तो बहुत डीप तक जाते हैं इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए। सो अगर सबसे पहले अगर हम एक इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें, तो इसका जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था जो डेल्टन और फेलिक्स ने दिया था, ठीक है, ये भी पूछ लेंगे कभी एग्जामिनेशन में। सो कब दिया था, इन 1954 में दिया था। सो गोल्गी बॉडी अगर देखे जाए वो 3 टाइप के एलिमेंट से बना रहता है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखें हमारे पास आता है सिस्टर्निए या क्रिस्टर्निए भी बोलते हैं, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकें। तो ये क्रिस्टे जो होते हैं, सिस्टर्निए जो होते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैटेंड सैक। इनको क्या बोला जाता है, अगर इसको मैं यहाँ से सपोज ये वाला जो पार्ट है इसको ये यहाँ से इधर एक्सप्लेन करूँ, तो ये क्या होता है, दीज आर द फ्लैटेंड सैक्स। ये एक फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, या इसको एक और भी बोली जाती है चीज, इसको बोलते हैं सेक्यूलस और पैरेलल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, पैरेलल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, ठीक है जी। सो दीज आर इलोंगेटेड, ये तो 100 आपके सामने है, ये देखो इलोंगेटेड है, ये इलोंगेटेड पार्ट है। उसके बाद फ्लैटेंड है और कर्व कंपोनेंट है, और क्या साथ में है, ये कर्व्ड कंपोनेंट है विद अ स्वेलन एंड। अब देखो यहाँ पे स्वेलन एंड है, यहाँ से थोड़े थोड़े मोटे हैं, यहाँ से थोड़े थोड़े से मोटे मतलब बड़े बड़े हैं, ठीक है, स्वेलन है, ठीक है, स्वेलन पार्ट है, प्रेजेंट वन अपॉन अदर एंड आर इक्वली स्पेस। देखो एक के बाद दूसरा तीसरा ये करके वन अपॉन एन अदर है और इक्वली स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। फिर जो स्वेलन एंड ऑफ दिस क्रिस्टी जो होता है, ये वाले पार्ट जो होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गोल्गियन वैक्यूल्स, इसको बोलते हैं गोल्जियंस
वैक्यूल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने अपने माइंड सेटअप में रखना है। फिर अगर देखेंगे इसी का अगर ये जो गॉल्जियन वैक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर द स्फेरिकल कंपोनेंट। आपने देखा ये तो स्फेरिकल कंपोनेंट है, ये जो है ये क्या है, स्फेरिकल कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स मतलब अज्जा, अगर उर्दू देखें हम, उर्दू नॉइंग भी होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे अज्जा। तो ये स्फेरिकल कंपोनेंट्स हैं एंड लाई टूवर्ड द कन्वेक्स साइड ऑफ द क्रिस्टनिय, सिस्टर्निय के पास होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम एक और पॉइंट डिस्कस करें, इसका पॉइंट आता है लाइक, इसको ल्यूमन भी कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें जो है इसको ल्यूमन भी कहते हैं, यहाँ पे पॉइंट देखें। उसके बाद लाइक कुछ और पॉइंट, उसके बाद इसको बोलते हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स ये जो होते हैं ये सारे वेजिकल्स हैं, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स, ये सारे वेजिकल्स, ठीक है जी। इनको आपने जितने भी ये सारे हैं इसको वेजिकल्स बोलेंगे, ठीक है। सो वेजिकल क्या होते हैं, दीज आर आल्सो, ये तो कुछ तो होते हैं इनकमिंग, ये तो आ रहे हैं, लेकिन ये आर सिक्रीटिंग, ये यहाँ से इससे बाहर निकल रहे हैं। तो सेक्रेटरी वेजिकल्स भी होते हैं और इनकमिंग वेजिकल भी होते हैं, और न्यू वेजिकल जो यहाँ पे देखो, जो हमारा क्रिस्टीय है उसके साथ जुड़े रहते हैं, ये तो न्यू फॉर्मिंग है, ये बन रहे हैं। ये इनकमिंग, ये यहाँ से इसके साथ अटैच हो रहे हैं, और ये जहाँ से सेक्रेटरी, ये यहाँ से इसे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है जी। फिर जो ये वेजिकल्स होते हैं, सारे जितने भी वेजिकल्स हैं, सो ये वेजिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज कंपोनेंट होते हैं दैट आर प्रेजेंट अलोंग द, अगर उनको देखेंगे गॉल्जियन वैक्यूल को, ये कनकेव है लेकिन ये कन्वेक्स हैं, दीज आर द कन्वेक्स फेस और द एज ऑफ द क्रिस्टनिया के साथ हैं। इसमें भी वेजिकल्स भी दो किस्म के होते हैं, ठीक है जी। एक हमारा आ जाएगा वेजिकल स्मूथ, एक आ जाता है स्मूथ, और इसी को हम इसको बोलते हैं स्क्रेटरी वेजिकल्स भी बोलते हैं। और एक हमारे पास आ जाएगा लाइक कोटेड वेजिकल, एक होता है हमारे पास कोटेड वेजिकल्स, तो कोटेड वेजिकल भी हमारे पास होता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं आप देख लेंगे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें कैसे फिट रहेंगी। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस कर लेते हैं अपना कुछ फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी देख लेते हैं, क्योंकि फंक्शंस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। तो अगर सबसे पहले अगर हम फंक्शन देखें, इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल, ये जो सबसे पहले जो होता है, जो प्रोटीन होता है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल में भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर सेकंड फंक्शन इसका हम देख लें, इट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉल एंड एक्टिव फ्रेगमेंट, जो प्रोटीन है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है एक तो स्मॉल कंपोनेंट्स में, उसके बाद और वो फ्रेगमेंट एक्टिव भी होने चाहिए, ठीक है, उसको एक्टिव भी रखता है, ठीक है। फिर अगर थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करें, इट प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, जितने भी सेल होते हैं उसकी जो डिस्ट्रक्शंस है, डिस्ट्रक्शन मतलब उसको खराब होने से, बर्बाद होने से उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें, कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज इन इट, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इसके अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं, सिंथेसाइज होना मतलब इसके अंदर बनते हैं। फिर अगर गोल्गी बॉडीज एंड सेल सिक्रीशन के बारे में बात करें, इट इन्वॉल्व इन द सेल सिक्रीशन, ये जो है सेल सिक्रीशन जो है इसमें जो होती है इन्वॉल्व रहता है सेल सिक्रीशन में, क्योंकि सो इट इज़ लार्ज इन साइज इन द सिक्रेटरी सेल, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, इन्वॉल्व रहता है क्या, सेल जो है सिक्रीशन में, ठीक है जी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि ये सीरीज आस्ते आस्ते उसके बाद अगर देखें ये टेक्निकल पॉइंट है, दिस इज द बायो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन भी ये करता है, बनाता है, मोस्टली द सेल सिक्रीशंस आर दिस ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है। उसके बाद अगर देखें और फंक्शन कुछ लाइक बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, इसका ये भी एक फंक्शन रहेगा। उसके बाद एक्रोसोम फॉर्मेशन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रोसोम फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस,
स्पर्मेटोजेनेसिस। सो व्हाट इज दिस स्पर्मेटोजेनेसिस? जब हमारा स्पर्म फॉर्म होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद देखें अगर कुछ और पॉइंट जो मेरे माइंड में रिकॉल हो पा रहे, एक्टिवेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ये करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ये करते हैं, ठीक है ना। सो गोल्गी बॉडी ऑलवेज और समटाइम एक्टिवेट्स द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस more ATP to provide energy for the neurotransmissions and like the क्या कहते हैं अपने बायोसेंसिस ऑफ प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। सो एक और पॉइंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट से मैं इसको सम अप करने वाला था लेकिन माइंड में स्ट्राइक की चीज़। सो गोल्गी कम्प्लेक्स जो होता है हमारा, ये जो गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटस हमारा होता है, इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सारे ट्रैफिकिंग सिस्टम जो सिक्रीशन सिस्टम है इसी के ऊपर बेस रहता है। सो आई थिंक दिस मच इज इनफ। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, क्योंकि नटशल में थोड़े क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे पास जुड़ नहीं पा रहे, पता नहीं किस रीज़न से जुड़ नहीं पा रहे। लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाएं, बट कुछ हमारा जो व्यूअर का जो हमारे साथ है वो बड़ा कम है, क्योंकि वीडियो को वो मैक्सिमम टाइम स्किप कर देते हैं या थोड़ा ही वॉच करते हैं, 5, 10, 15, 20 मिनट। तो मेरा ये प्राइम फोकस रहेगा कि वीडियो को छोटी छोटी बनाया जाए और उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिटेल दी जाए। लेकिन अब हो जाता है इंसान जब एक्सप्लेन करने पे आता है तो कुछ चीज़ें माइंड में स्ट्राइक करती हैं और एक्सप्लेनेशन लंबी हो जाती है। तो मैं अपने व्यूअर्स जितने भी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो आराम से बैठें और क्या वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि वो कहते हैं ना किसी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जब आधी लेंगे तो आपके माइंड में डॉट और ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो आते रहते हैं। सो डॉट और कन्फ्यूजन को सॉल्व करने का यही तरीका है। एक तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने जितने भी डॉट्स होते हैं वो हमें आप देंगे। जब आप हमारे साथ कांटेक्ट या हमारे साथ रीच नहीं रहेंगे, हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो हम आपकी क्वेरीज या कोई डाउट है उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। सो वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। इसलिए मेरा अब फोकस रहता है कि छोटी वीडियो बनाया जाए ताकि व्यूअर्स देख सकें, क्योंकि अब डिफरेंट व्यूअर्स हैं, उनके अपने आइडियाज़ रहते हैं, अपने व्यूज़ रहते हैं। तो फोकस करें इस पे चीज़ों पे। और क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आप क्वेश्चन तो अपने हिसाब से फ्रेम करेगा, लेकिन जितना भी ये सारी एक समरी रहती है, एक स्टोरी, एक मूवी के तरीके से आप याद रखेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको, मैं यकीन रखता हूँ, होप है कि आपको रिकॉल हो जाएंगी और आप वहाँ पे जो आंसर है वो सही मार्क कर देंगे। तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना। सो दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस पर। तो आपका जो है वो हमारे साथ अटैचमेंट बड़ी ज़रूरी रहती है, तो हमें भी मोटिवेशंस मिल जाती है कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें। सो विद दिस आई थिंक दिस मच इज़ इनफ। सो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, दैट इज़ योर पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, आप सबका चैनल है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।